तो आज हम शुरू करेंगे सॉइल का 5th लेक्चर अबाउट सॉइल मैकेनिक्स। 4 लेक्चर हम लोग पहले भी कर चुके हैं, 4 लेक्चर मतलब ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन। तो ये हमारा 5th लेक्चर होगा सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। अभी कई न्यूमेरिकल्स हम लोग को ऑप्ट करने हैं, तो सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। तो ये सीरीज़ अच्छी जा रही है, फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक राफ्ट फाउंडेशन है of 6 into 9 placed at depth of 3 meter in cohesive soil having cohesion equal to 120 kilonewton per meter square। ठीक, तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल निकालनी है ऑफ सॉइल यूजिंग तरज़ागी थ्योरी। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? राफ्ट फाउंडेशन में एक फॉर्मूला था, याद करिए, क्यू यू इक्वल टू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन आर। ठीक है, ये फॉर्मूला था। इट इज़ यूज फॉर स्ट्रिप फुटिंग, ये भी याद होगा, फॉर स्ट्रिप फुटिंग। ये तरज़ागी जी ने दिया था टू डिटरमाइन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ फाउंडेशन। तो कोएसिव सॉइल है हमारे पास, कोएसिव सॉइल है। तो कोएसिव सॉइल के लिए एन सी की वैल्यू 5.7 हो जाती है, एन क्यू की वैल्यू 1 और एन आर की वैल्यू 0। बट यहाँ पे एक चीज़ और है, ये देखिए, हमें रेक्टेंगल फुटिंग दी है। रेक्टेंगल फुटिंग का फॉर्मूला बदल जाता है, क्यू यू, ये यहाँ पे हो जाएगा 1 + 0.3 बी अपॉन एल सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस, यहाँ पे भी बदल जाता है, अच्छा ठीक, यहाँ नहीं बदलेगा, 0.5 बी गामा एन आर। ये फॉर्मूला था फॉर स्क्वायर फुटिंग, स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल फुटिंग, फॉर रेक्टेंगल फुटिंग। तो यहाँ पे एन आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये तो 1 हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, क्यू यू इक्वल टू 1 + 0.3 बी अपॉन एल सी एन सी प्लस क्यू। ये हमारा हो गया बेयरिंग कैपेसिटी। बट यहाँ पे हमें पूछा है नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। तो नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी के लिए क्या होता है, अल्टीमेट से ये माइनस कर देंगे स्ट्रेस, तो ये हो जाएगा क्यू यू इक्वल टू माइनस गामा डी एफ। ठीक है, तो माइनस करते हैं गामा डी एफ, तो क्यू एन यू इक्वल टू 1 + 0.3 बी अपॉन एल, ठीक, सी एन सी प्लस क्यू एंड यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस क्यू माइनस गामा डी एफ। हम यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे कुछ गलत है, एक मिनट रुकिए। ये गामा डी एफ माइनस गामा डी एफ, अब ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये तो गया, तो 1 + 0.3 बी अपॉन एल सी एन सी बचा,
अब सबकी वैल्यूज़ रखते हैं तो ये हो जाएगा 1.0.3 इंटू 6/9। सी है हमारा 5.7 और एन सी की वैल्यू, अच्छा कोएफिशिएंट की वैल्यू 120 और इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 820 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं कि एक लैब टेस्ट किया गया, अ लैब टेस्ट कंडक्टेड ऑन सॉइल सैंपल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.65 की एंड यूनिट वेट ऑफ अ ड्राई सॉइल दिया है 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सैचुरेशन हमें दिया है 96% का। यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट कह रहे हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। एंड ओ एम सी निकालना है, एयर कंटेंट निकालना है। ठीक, दो चीज़ें निकालनी है। तो क्या क्या निकालना है, ओ एम सी एंड एयर कंटेंट। कैसे निकलेगा, हमें क्या क्या डेटा दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट, सैचुरेशन, यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो पहले देखते हैं एयर कंटेंट का। एक सैचुरेशन से रिलेटेड फॉर्मूला था ना, ए सी इक्वल टू 1-S। ठीक, तो पहले तो इससे ये निकाल लेते हैं, ए सी इक्वल टू 1 - 0.96 इक्वल टू 0.04 विच इज़ इक्वल टू 4% हमारा एयर कंटेंट है। तो ये इससे निकल गया। और क्या निकालना था हमें, ओ एम सी। ओ एम सी मतलब वाटर कंटेंट निकालना है। वाटर कंटेंट एक फॉर्मूला था, एस इक्वल टू WG। देखिए इससे निकलता है, इससे तो नहीं निकलने वाला। फिर एक फॉर्मूला और था, गामा डी इक्वल टू G गामा W अपॉन 1+E। इससे निकलेगा, हमें निकालना है ओ एम सी। ठीक, तो वो यहाँ से वॉइड रेशियो निकाल लेते हैं और यहाँ पे यह वॉइड रेशियो रख देंगे तो वाटर कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला जबकि और था, गामा डी इक्वल टू गामा बी अपॉन 1+W। बट हमें बल्क यूनिट वेट तो दिया नहीं है, तो इसी से निकालते हैं। तो ये हो गया 2.65 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर 1/1+E और यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल 1.8 है। इसे सॉल्व करेंगे तो 1+E इक्वल टू 2.65 अपॉन 1.8। यहाँ पे -1 ये उठ के आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वॉइड रेशियो 0.472। ठीक है, अब ये इसे यहाँ पे रखते हैं, ये यहाँ पे रखेंगे तो सैचुरेशन है 0.96, 0.472 वाटर कंटेंट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 0.17 विच इज़ इक्वल टू 17% ऑफ वाटर कंटेंट है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, कि एक टेक्नीशियन ने रिपोर्ट जमा की। टेक्नीशियन रिपोर्ट्स लिक्विड लिमिट ऑफ undisturbed clay as 50% according to Ralph and Peck। रैल्फ एंड पैक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी किया था, रैल्फ एंड पैक। व्हाट विल बी कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ क्ले। तो हमें कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ अ क्ले निकालना है। कंप्रेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ अनडिस्टर्ब्ड क्ले। देखिए दो फॉर्मूला था, एक रीमोल्डेड का, एक मोल्डेड का। तो सी सी इक्वल टू 0.009 WL-10 ये था फॉर अनमोल्डेड, और मोल्डेड का था सी सी इक्वल टू 0.007 WL-10। ठीक है, ये था रीमोल्डेड का। तो इसे सॉल्व करते हैं। फॉर अनडिस्टर्ब्ड 0.009 WL
वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट 50%, 50 माइनस 10 परसेंटेज में रखेंगे, याद रखिएगा। ये हो जाएगा 0.0049 इंटू 0.4 नहीं 40 इक्वल टू 0.36। यहाँ हमारा आंसर आ गया। एक कंप्रेशन इंडेक्स का फॉर्मूला था, याद करिए, बता देता हूँ मैं। कौन सा था? डेल्टा ई अपॉन लॉग N1 अपॉन N2। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है ये क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन इज टेलिंग अबाउट कि हमारे पास एक सैंपल है, सैंपल ऑफ सॉइल failed intraaxial test. Under deviated stress of 200 kilonewton per meter square when confining pressure of 100 kilonewton per meter square. If for sample confining pressure had been 200 kilonewton per meter square, what would be deviated stress at failure? ठीक, and take angle of internal friction equal to 0। तो क्या निकालना है हमें? सैंपल ऑफ सॉइल है जो ट्राइएक्सियल टेस्ट में फेल हो गई, अंडर डिविएटेड स्ट्रेस ऑफ इतना, कन्फाइनिंग प्रेशर हमारे पास इतना है। देन दूसरा सैंपल लिया है जिसमें प्रेशर हैड बीन इतना, तो हमें पास डिविएटेड स्ट्रेस क्या होगा। ठीक, तो फॉर्मूला लगाते हैं। सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। देखिए सिग्मा 1 और सिग्मा 3। सिग्मा 1 जो है इसमें वो है हमारा सेल प्रेशर नहीं, एक मिनट, हाँ, ये होता है सेल प्रेशर प्लस डिविएटर स्ट्रेस। ठीक है, और सिग्मा 3 होता है, वो होता है सेल प्रेशर। तो यहाँ पे सिग्मा 3 जो है वो है हमारा 100 किलो न्यूटन, और यहाँ पे ये है 100 प्लस 200 इक्वल टू 300। ठीक, तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा 300 इक्वल टू 100 tan स्क्वायर। यहाँ पे एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 0 लेना है। अगर 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा 0, तो ये बचेगा tan 45 प्लस 2c tan 45। ठीक, तो 300 अपॉन 100 इक्वल टू ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 2c। ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं। 200 अपॉन 100 इक्वल टू 0 0 इक्वल टू 2c विच इज़ इक्वल टू c इक्वल टू यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये हो जाएगा 100 इंटू 1 प्लस, अच्छा हाँ, कुछ यहाँ पे गलत हो गया। ये हो जाएगा 300 इक्वल टू 100 प्लस 2c। अब ठीक है, हो जाएगा 200 इक्वल टू 2c
एंड इज इक्वल टू सी इक्वल टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे कोहेजन की वैल्यू आ गई। अब जैसे कोहेजन की वैल्यू आ गई तो हम फिर से वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, बट इस बार सारी वैल्यूज़ रखेंगे। सिग्मा 3 इक्वल टू 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c इक्वल टू प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। अब इस इक्वेशन को दोबारा यूज़ करते हैं, तो जब ये यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डिविएटर स्ट्रेस निकालना है। तो और यहाँ पे हमें सेल प्रेशर दिया है, कन्फाइनिंग प्रेशर एट 200 का, 200 10 स्क्वायर, यहाँ पे ये से 45 बचेगा प्लस 2c 2 इंटू 100 करेंगे और यहाँ भी 1 ही बचेगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 इक्वल टू, ये भी 1 हो जाएगा, तो 200 प्लस 200 ये हो जाएगा 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट यहाँ पे ये सिग्मा 1 की वैल्यू जो होती है वो ये होती है, सिग्मा 1 की जो वैल्यू होती है वो सेल प्रेशर प्लस डिविएटर स्ट्रेस होती है। तो ये जो इक्वेशन आई है, इस आंसर आई है सेल प्लस डिविएटर का समेशन है। बट हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सिर्फ डिविएटर निकालना है, तो सेल प्रेशर को माइनस करेंगे तो सिग्मा 1 की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 1 नहीं, डिविएटर स्ट्रेस की 400 माइनस डिविएटर स्ट्रेस था 200 इक्वल टू 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। तो चीज़ों को देखना पड़ेगा कहाँ पे कौन सी चीज़ को यूज़ करना है, ठीक है। प्रेशर में जब एग्ज़ाम देता है बच्चा तो गलत कर देता है, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कहाँ पे किस इक्वेशन और किस फार्मूला और कौन सी चीज़ को यूज़ करना है, कहाँ पे किसको माइनस करना है, ये भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सॉइल हैविंग बल्क यूनिट वेट दिया है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का। वाटर कंटेंट दिया है 17% का। तो कैलकुलेट वाटर कंटेंट इफ़ सॉइल पार्टिकल्स rise to unit weight of 19 kilonewton per meter cube and void ratio remains constant। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले भी हम लोग ने ये क्वेश्चन किया है, बट लिख दिया तो एक बार फिर से करते हैं, रिवीजन हो जाएगा। तो क्या दिया है हमें, गामा बल दिया है, यूनिट वेट वाटर कंटेंट दिया है, तो हमें निकालना है वाटर कंटेंट एट यूनिट वेट इतना। तो गामा बी इक्वल टू नहीं गामा डी इक्वल टू गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा गामा डी क्योंकि ड्राई यूनिट वेट निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 1.0.17। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 1.7। इसे सॉल्व करेंगे तो 17.094 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अब दोबारा यही इक्वेशन को यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा 17.094 इक्वल टू गामा बल्क हमारे पास है 19 और 1 प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ से एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि गामा बल्क जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है गामा ड्राई से, ठीक है। ये पॉइंट आपको नोट करके रखना पड़ेगा, चीज़ें याद रखिएगा। तो सॉल्व करते हैं, W इक्वल टू 19 अपॉन 17 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0.11 विच इज़ इक्वल टू 11% हमारा वाटर कंटेंट है एट अ यूनिट वेट ऑफ बल्क यूनिट वेट ऑफ 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 6th क्वेश्चन, ठीक है। 6th क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ अ फ्लो, एक वेलोसिटी ऑफ अ फ्लो थ्रू वाटर नहीं थ्रू सॉइल इज़ इक्वल टू 0.01 न्यूटन सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेलोसिटी दी गई है। एंड पीजोमेट्रिक रीडिंग
at endpoints A and B of soil are 10 and 50 centimeter. Distance between पॉइंट ए एंड बी के बीच में जो डिस्टेंस है विच बिटवीन ए एंड बी इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. तो हमें कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डिटरमिन करनी है. तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाया ज़्यादा गया है. तो हमें पास वेलोसिटी दी गई है, तो वेलोसिटी एंड पीजोमेट्रिक रीडिंग दी गई है, डिस्टेंस दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी. तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी से जितने भी रिलेटेड फार्मूला है वो याद करते हैं. क्या कौन कौन से थे? एक था वेलोसिटी इक्वल टू के इंटू आई, एक था डिस्चार्ज का के किया वाला, एंड ये एक फार्मूला था, एक ये फार्मूला था, फिर आई इसी से था ऐसा, एंड और कौन सा फार्मूला था? सीपेज वेलोसिटी का था. तो हमें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डिटरमिन करनी है. परमेबिलिटी हमें दी गई है. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी निकाल सकते हैं. तो ये एक फार्मूला यूज़ होगा एंड एक ये यूज़ होगा. तो पहले हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल लेते हैं. हेड लॉस लेंथ तो दी गई है. तो ये कैसे निकलेगा? 10 and 5, इसे 5 कर देते हैं. ठीक है, तो 10 - 5 ये हो जाएगा. 10 - 5 लेंथ है हमारी 20 सेंटीमीटर की, तो 5/20 सॉल्व करेंगे. 1/4 आएगा, मतलब 0.25. ठीक है, तो 0.25 आ गया. तो वेलोसिटी हमें दी है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालनी है. आई इक्वल टू वेलोसिटी 0.01/आई. आई है हमारा कितना है? आई ये सेंटीमीटर में, आई है हमारा आ गया ये 0.25. तो ये जब सॉल्व करेंगे हम ये 1/25 विच इज़ इक्वल टू 0.04 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये हमारी आ गई परमेबिलिटी एंड दिस इज़ आवर आंसर. देखा, अच्छा क्वेश्चन था. तो देखिए, न्यूमेरिकल में फॉर्मूला यूज़ करना आना चाहिए आपको. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं. क्या है कि फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट किया गया था. फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट कैरिड आउट by soil specimen of having cross section area of 60 centimeter square and height of 15 centimeter. Water level in a standpipe. ठीक, of dia equal to 0.5 centimeter drops from 100 centimeter to 40 centimeter in half hour. तो हमें क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी. तो फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट किया गया था. तो फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट किस लिए किया जाता है? पहली बात तो आप ये बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएंगे. ठीक है, लिखिएगा ज़रूर कि फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट कौन से सॉइल के लिए परमेबिलिटी डिटरमिन करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं. एक फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट का जो फॉर्मूला था, के इक्वल टू 2.303 AL/AT. ठीक है,
और log H1/S2, ठीक है, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं हम लोग। तो हमारे पास ए जो है, ए इज़ एरिया ऑफ अ सैम्पल विच इज़ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे दिया है ना ये हाइट। एंड ए जो है वो है एरिया ऑफ ट्यूब, जो स्टैंड पाइप है, एरिया ऑफ अ ट्यूब। इसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि डाया दिया है π/4 d स्क्वायर। तो π/4 इंटू 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 0.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड और क्या क्या दिया, हाइट h1 है हमारा, h1 हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो ये हाइट होगा ये। एंड h2 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। टाइम जो है वो हमारा है 1/2, बट हमें सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना है, तो 30 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड विच इज़ इक्वल टू 6 3 1800 सेकेंड्स। एंड और क्या बचा, एल बचा। एल जो है वो हमारा लेंथ ऑफ कहाँ गया, हाँ हाइट है, हाइट ऑफ अ वाटर, लेंथ ऑफ अ वाटर। तो ये 15 सेंटीमीटर। अब सारी वैल्यूज़ को रखते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। 2.303 एंड 0.196। मैं मान के चल रहा हूँ वहाँ पे कैलकुलेटर दिया होगा या तो वैल्यूज़ दी होंगी, आपको फॉर्मूला रखना है सीधे सीधे। लेंथ 15 सेंटीमीटर अपॉन एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम 1800 सेकेंड्स। लॉग 100 - 40 0025 5/2 का। देखिए कैलकुलेटर पे करते हैं तो ये आ जाएगा 2.303 0.196 इंटू 15 अपॉन 16 टू 1800। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.49 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए इतना बड़ा न्यूमेरिकल मैं मान के चल रहा हूँ, बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना आसान नहीं है। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये CBT 2 में आ सकता है फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए आसानी से आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। एम्पल अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल कर लिया है, ठीक है। अगला लेक्चर कल कर देखते हैं, कल फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी टेस्ट अटैम्प्ट करना हो, एग्ज़ाम दें, टेस्ट रिलेटेड सीरीज़ करनी हो, तो टेक्स्ट बुक पे जाके आप टेस्ट सीरीज़ ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कोड दिया होगा, उससे आप टेक्स्ट बुक पे अपना कोड को रिडीम कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में कोड ज़रूर ले लीजिएगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।